से मैं व्यक्तिगत तौर पे कहता हूं कि एलन मस्क को पता है कि यहां अगर मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल ली तो ये जो है अडानी के चमचों वाली सरकार जो है एलन मस्क को जो है कहेगी कि तुम जो है तिजोला जेल में चले आओ। तो सब ये मोदी जी का मेक इन इंडिया क्या चीज है? ये सब फ्रॉड है। हाँ। ये लोगों को बेवकूफ बनाने की साजिश है। मेक इन इंडिया कुछ नहीं है। मेक इन इंडिया है उसको मतलब सेल टू इंडिया है कि हिंदुस्तान में हर चीज जो है अडानी को बेच दो, अंबानी को बेच दो। जिसको मोदी जी समझते हैं कि ये देशभक्त उद्योगपति हैं उनको देश बेच दो। आपने देखा होगा कि अडानी दुनिया के 5वें अमीर, जैसे वो रफाइल वाला एक वो किया था, वो यहाँ ला करके बनाने के लिए तो बना कहाँ? हाँ। वो बेचारा अनिल अंबानी का दिवाला निकल गया और HAL की ऐसी की तैसी कर दी भारत सरकार ने अपनी कंपनी की। तो आप समझिए सरकार जो है बिकी हुई सरकार है। इस सरकार की बुद्धि जो है सिर्फ वेमनस्य वाली है। कैसे नफरत फैलाओ, कैसे किसी को खत्म कर दो, कैसे किसी की ऐसी की तैसी। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज बहुत ही अहम इशू है और रविंद्र कुमार जी को हमने संडे तक का इंतज़ार ना करा करके पहले ही, चूँकि जिस इशू पर हम बात करेंगे वो बहुत ही अहम है। ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिक गया है 44 अरब डॉलर में और उसको ख़रीदा है एलन मस्क ने, जो दुनिया का सबसे रईस आदमी है, सबसे धनवान आदमी है, जिसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाता है कि 267 अरब डॉलर उसकी संपत्ति है। उसका क्या नजरिया है, ट्विटर कैसे चलाना चाहता है और इस सब के पीछे क्या कुछ है, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, खास तौर पर भारत में, जबकि नफरत का जो एक सिलसिला है वो इंस्टीट्यूशनलाइज तकरीबन कर दिया गया है। सरकार खामोश बैठी रहती है और क्या क्या हो जाता है, धर्म संसद और क्या क्या, वो सब कुछ आपके सामने है। इस सब पर रविंद्र कुमार जी से बात करेंगे। रविंद्र जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने आज फिर समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये एलन मस्क ने जो ट्विटर खरीदा है, एक तो ये कि इसकी खुद अपने आप में क्या अहमियत है और इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सप्रेशन की आज़ादी, राइट, आज़ादी से जाहिर करने को सपोर्ट करता है और वो ये कहता है कि इसका एल्गोरिदम जो है वो पब्लिक होना चाहिए और कहीं कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अब तक कंट्रोल होता रहा है। अब आपको क्या लगता है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं अभी ट्विटर पर वापस नहीं आ रहा हूं और वो चूंकि नफरत फैलाने के इल्जाम में उसको हटाया गया था, वो अब भी शायद खुश नहीं है, वो क्या कुछ चाहता है। लेकिन मैं भारत के बारे में खास तौर पर जानना चाहूंगा, क्योंकि भारत की जो हालत है वो सबके सामने जग जाहिर है। बहुत लोग चिंता में हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? भारत पर क्या असर पड़ेगा इसका? मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द जरूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। पहले तो ये समझना जरूरी है कि एलन मस्क नाम का ये आदमी कौन है। एक आदमी जिसका जन्म 28 जून 1971 को दक्षिणी अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ। प्रिटोरिया वो जगह है जहाँ गांधी जी ने आंदोलन चलाया था। जी। आज़ादी से पहले, जब वो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। जी। और वहाँ की जब इसका जन्म हुआ तो वहाँ की सरकार जो है घोर जो है नस्लवादी सरकार थी। अपार्थाइड जिसे कहते हैं, जो काले और गोरे का भेद करती थी। गांधी जी को भी इसीलिए ट्रेन से उतार दिया था कि भाई तुम काले हो, फर्स्ट क्लास ट्रेन में कैसे चढ़े। इंडियंस एंड क्या नहीं, वो तो इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन द रेस्टोरेंट, ये लिखा रहता था वहाँ। और एलन मस्क उस समय पैदा हुआ जब वहां पर नस्लभेद पूरी चरम पर था। वहां पर पूरे आंदोलन चल रहे थे और उस समय जो एलन मस्क के पिताजी थे एरोल मस्क और इनकी माँ जो
मई मस्क है, तो इनके पिताजी जो थे साइंटिस्ट थे और इनकी माँ जो थी डाइटिशियन थी। उसमें इस आदमी का जन्म हुआ और इस आदमी ने जो अपनी शिक्षा है वो अमेरिका जाकर प्राप्त की, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में इसने अपनी वहाँ पर ग्रेजुएशन की और उसके बाद इसने कभी मुड़कर नहीं देखा। यानी जो इसने चाहा वो ये सब पाया। और इसका दिमाग इतना तेज है कि इसने जब इसे लगा कि पैसे का पेमेंट का वॉलेट क्या होना चाहिए तो इसने पेपॉल शुरू कर दिया, जिसे हम रू कहते हैं आजकल, रुपए या जो पेटीएम कहते हैं। सबसे पहले एलन मस्क ने शुरू किया। अच्छा। तो पेपॉल उसका नाम था। ऐसे ही इसको लगा कि मैं जो है गाड़ी अपने मतलब की होनी चाहिए, तो चूंकि ये पेशे से इंजीनियर भी है तो इसने जो है अपनी टेस्ला कंपनी खड़ी कर दी। और टेस्ला खड़ी कंपनी करके जो है आप रोज सुनते होंगे कि नितिन गडकरी रोज यानी टेस्ला का जिक्र जरूर करता है जहां वो किसी भी मंच पर जाता है। कल भी उन्होंने जो है जो यहाँ पे कॉन्क्लेव चल रहा है हिंदुस्तान में, उसने फिर कहा कि हम टेस्ला को जो है अपनी बनी हुई गाड़ी हिंदुस्तान में लाने की इजाजत नहीं देंगे। हाँ, वो हिंदुस्तान में आकर असेंबल करके अपनी गाड़ियां बना सकते हैं। अच्छा। तो भारत सरकार से उनका ये झगड़ा आज भी चल रहा है। और ये बात एलन मस्क नहीं बोलता, ये भारत सरकार बोलती है। अच्छा। कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अच्छा। और वो समझो जैसे होता है। अच्छा, एलन मस्क की तरफ से कोई इसके बारे में बयान नहीं है गाड़ियों उसने तो अपनी शर्त रख दी कि मैं जो है गाड़ी चीन में बनाऊंगा और यहाँ लाके बेचूंगा। अच्छा। तुमने जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा रखी है ज्यादा है, ये रीजनेबल होनी चाहिए। उसके बाद वो चुप हो गया। यानी यहाँ रोजगार नहीं दूंगा, रोजगार वहां दूंगा। रोजगार की बात ही नहीं है। वो कहता है कि हिंदुस्तान में अगर मैंने कंपनी लगा ली तो मेरा सारा टाइम जो है ये खराब कर देंगे। अच्छा। एलन मस्क कहता है कि मेरा एक सेकंड $1 करोड़ के बराबर है। और हिंदुस्तान में अगर एलन मस्क आ गया और ईडी ने उसको नोटिस दे दिया और बाद में कहा कि तेरा पासपोर्ट नहीं देते, हम तेरे को हिंदुस्तान छोड़ने नहीं देंगे, तो हिंदुस्तान तो ऐसा गलीज कंट्री है, एलन मस्क को पता है। वो कहता है यहाँ गलती से भी अगर मैं आ गया तो ये मेरा पासपोर्ट जब्त कर लेंगे और ये मुझे ऐसा सताएंगे, कहेंगे जेल में चल। और हिंदुस्तान की किसी अदालत की हिम्मत नहीं है कि गलत तरीके से अगर किसी आदमी को ईडी ने, सीबीआई ने या एनआईए ने बंद कर दिया तो हमारी सरकारें, हमारी कोर्टें जो है उसको पासपोर्ट रिलीज कर दें। तो एलन मस्क को ये बात पता है। यानी मुल्क की तरक्की को रोकने का इंतजाम है ये? नहीं, मुल्क को जाहिल देश बनाने का इंतजाम है ये। आप हिंदुस्तान में आ जाओ गलती से। मेरा एक दोस्त है, मैं आपको कहना चाहूंगा, उसका नाम फिलिप है। तो फिलिप जो है वो एक किसी को कंसल्टेंसी देने के लिए 2003 में हिंदुस्तान आ गया और उस पर कोई चार्ज भी नहीं है, ना वो गवाह है ना वो अपराधी है। लेकिन ईडी ने पिछले 23 सालों में उसका पासपोर्ट वापस नहीं दिया। 23 साल से फंसा हुआ है यहाँ पर। 23 साल से फालतू में फंसा हुआ है। उसकी बीबी जो है, जो स्विट्जरलैंड की रहने वाली है, उसे तलाक दे दिया। बच्चों की शक्ल नहीं देखी 23 साल तक और उसमें चार्ज कोई नहीं है। और ईडी की कोर्ट जो है उसके लिए ऑर्डर कर देती है, इसका पासपोर्ट दे दो। भारत सरकार उसका पासपोर्ट किसी तरह से फिर जब्त कर लेती है। तो ये देश जो है, ऐसे उदाहरणों से मैं व्यक्तिगत तौर पर कहता हूं कि एलन मस्क को पता है कि यहां अगर मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल ली तो ये जो है अडानी के चमचों वाली सरकार जो है एलन मस्क को जो है कहेगी कि तुम जो है तिजोला जेल में चले आओ। तो सब ये मोदी जी का मेक इन इंडिया क्या चीज है? ये सब फ्रॉड है। ये लोगों को बेवकूफ बनाने की साजिश है। मेक इन इंडिया कुछ नहीं है। मेक इन इंडिया है, उसको मतलब सेल टू इंडिया है कि हिंदुस्तान में हर चीज जो है अडानी को बेच दो, अंबानी को बेच दो। जिसको मोदी जी समझते हैं कि ये देशभक्त उद्योगपति हैं, उनको देश बेच दो। आपने देखा होगा कि अडानी दुनिया के 5वें अमीर, जैसे वो रफाइल वाला एक वो किया था, वो यहाँ ला करके बनाने के लिए, तो बना कहाँ? वो बेचारा अनिल अंबानी का दिवाला निकल गया और HAL की ऐसी की तैसी कर दी भारत सरकार ने अपनी कंपनी की। तो आप समझिए सरकार जो है बिकी हुई सरकार है। इस सरकार की बुद्धि जो है सिर्फ वेमनस्य वाली है। कैसे नफरत फैलाओ, कैसे किसी को खत्म कर दो, कैसे किसी की ऐसी की तैसी। हाँ, मैं अब उसी पर आने वाला था कि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर बहुत लोग हैं और हर किस्म के लोग हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, जर्नलिस्ट्स हैं और वो लोग भी हैं जो मुसलसल नफरत फैलाने का इंतजाम करते हैं। जो अब तक इशारे मिले हैं एलन मस्क के, वो कहता है कि अपनी राय रखने की आपको आज़ादी होगी। देखिए ऐसा तो है, राय आज़ादी रखने की बात, कहीं कोई चेक बैलेंस अगर ना हो तो यहाँ तो आग लगाने के लिए मुसलसल लोग बैठे हुए हैं। देखिए ऐसा है, एलन मस्क के बारे में ट्विटर से उसका क्या संबंध है जानिए। एलन मस्क जो है ट्विटर के शुरुआती लोगों में से है जिन्होंने ट्विटर को ज्वाइन किया। ट्विटर में सबसे ज्यादा फॉलोइंग जो है एलन मस्क की है। 81 मिलियन लोग जो है उसको फॉलो करते हैं। और ट्विटर इतनी ताकतवर एक संस्था है एक तरह से समझिए, जो कि कहती है कि हमने
तत्कालीन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, हाँ। उनके ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया क्योंकि वो झूठ बोलते थे। आपको याद है इस जी बारे जी में? जी, बिल्कुल पूरी बिल्कुल दुनिया को पता है। बिल्कुल। और कैपिटल ट्रम्प के कैपिटल हिल पर जो हुआ था, कैपिटल हिल पे जो हुआ उस समय हाँ। ट्रम्प को बैन करना हाँ। एक राष्ट्रपति को हाँ। एक बड़े साहस का काम है, उसी बहुत। कंपनी का जो रजिस्टर्ड अमेरिका में है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ कोई सोच नहीं सकता, एक एमपी को पकड़ना मुश्किल हो जाता है पुलिस को, वहां अमेरिका के प्रेसिडेंट के खिलाफ कार्रवाई की गई और वो आज तक जारी है। आज तक जारी है और लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं। जी हाँ, और खुद ट्रंप ने भी एक्सेप्ट किया प्रेसिडेंट रहते हुए। तो उसे अपना प्लेटफॉर्म बना लिया, हाँ लेकिन ट्रुथ के नाम से, लेकिन वो चला नहीं, हाँ हाँ क्योंकि उसकी खुद की रेपुटेशन खराब है। जी जी जी। अब ऐसी हालत में एलन मस्क ने ये तय किया कि मैं ट्विटर के बारे में, ये जो है एक फ्री स्पीच का राइट आपका होना नहीं चाहिए, या नहीं, हाँ तो उसको लेकर उसे एक पोल किया और उस पोल में 70% लोगों ने कहा कि ट्विटर हुआ या व्हाट्सएप हुआ या फेसबुक हुआ या गूगल हुआ या और यूट्यूब हुआ, इन चैनलों पे सच्चाई नहीं आती। 70% लोगों ने कहा। और उसके बाद उसने एक अपना माइंड दिया कि मैं ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म शुरू करूं या ना करूं। और जब उसकी ये बात जो है दुनिया भर में फैल गई, तो उसके बाद उसने एकदम अचानक से जो है अपना फैसला सुना दिया कि मैं पूरे ट्विटर को खरीदने के लिए तैयार हूं। जब उसे कहा मैं खरीदने के लिए तैयार हूं, तो उससे पहले उसने, यानी उसने खरीदारी जो की वो कारोबार के लिए नहीं बजाहिर, बल्कि लोगों की आजादी, बोलने की आजादी के बारे में उसने जो पहले ट्विटर किया, अभी ट्वीट किया है, वो ये है कि बोलने की आजादी जो जिसे हम कहते हैं वर्किंग डेमोक्रेसी, उसका मेन आधार है। बोलना आपका हक है। बिल्कुल। और आप देखें फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ, रूसो ने और बाकी लोगों ने जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात की, उस समय जो है टॉमस पेन ने अमेरिका में बात की, तो सबका आधार यही था कि आदमी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। लेकिन सर, बोलने की आजादी की एक लिमिट होती है। मेरी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां आपकी आजादी पर हमला कर दूं मैं। नहीं, वो वाली बात नहीं है। हाँ। ये आजादी की बात हो रही है, ये एक तरह से झूठ फैलाने की आजादी भी तो उसमें आ जाती है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो उसको रोकने के लिए जो है ट्विटर ने और दूसरे फेसबुक ने और इस व्हाट्सएप ने और यूट्यूब ने अपने अपने पैमाने गढ़ रखे हैं। तो इसका ये कहना है कि ये पैमाने जो हैं, पहले उस पर बहस होनी चाहिए कि खबर आई, वो खबर सच है या नहीं है। अगर ये हो जाए कि खबर झूठी है, जैसे कहते हैं कि गिव ए डॉग बैड नेम एंड देन हैंग हिम, तो पहले आप उस खबर की पड़ताल तो करो। मान लो मैंने कोई बात कही और मेरी बात वो जो है, मान लीजिए भारत सरकार को अच्छी नहीं लगी और भारत सरकार ने ट्विटर को या यूट्यूब को या गूगल को कहा कि ये बात पे बैन लगा दो, और वो लगा देते हैं, तो इस पे ये कहाँ पता चला कि मेरी बात ठीक है या गलत है। तो ये कहता है कि पहले इस पे जो है ये डिजिटल जो है टाउन स्क्वायर, जैसे चौराहा जिसे हम बोलते हैं, कि डिजिटल चौराहा है जिस पर जो है भविष्य के, मानवता के भविष्य के लिए लेकर बहसें होनी चाहिए कि कौन सी चीज ठीक है, कौन सी गलत है। तो वो ठीक और गलत को पहले फिल्टर करने पर यकीन रखता है। फिल्टर पे नहीं, वो कहता है कि अगर झूठ है तो पहले आप प्रूव करो ये झूठ है, फिर उसे बैन करो। यानी कि मैंने कोई बात बोली और उस बात लेकिन जब तक वो प्रूव करेंगे तब तक तो वो समाज में आग लगा चुकी होगी। लेकिन अगर उसके बाद ये भी तो पता चलेगा ये आदमी झूठ बोलता है। अगर मैं कहूं कि जैसे ट्रंप के बारे में न्यूयॉर्क टाइम ने और टाइम मैगजीन ने छापा कि यह आदमी जो है पिछले 5 सालों में 1776 झूठ बोल चुका है, तो उससे तो प्रूव हुआ झूठा आदमी है। तो इसका मतलब 1777वीं बार भी ये झूठी बोल रहा होगा या सच बोल रहा है, इसके लिए लोग कॉन्शियस हो जाते हैं। और ट्रंप के हारने का एक बड़ा कारण यह है कि अमेरिका के लोगों को यह सिद्ध कर दिया गया कि ये आदमी आतन और इरातन झूठा है। लेकिन हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में है आतन इरातन जो झूठ बोलते हैं, उनके बारे में कोई आंकड़ा ही नहीं आता। हाँ, कोई आंकड़ा, सरकार जो है संसद में कोई भी आंकड़ा रख देती है। मैं आपको बताऊं, वॉशिंगटन पोस्ट हर महीने तकरीबन 20 तारीख को बताता था कि कितने झूठ बोल चुका। बिल्कुल, हर बार, चूंकि 20 तारीख को वहां पर ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है 20 जनवरी को, तो वो हर महीने 20 तारीख को वो बताता था कि कितने झूठ बोल चुका है। हमारी तो यहाँ किसकी हिम्मत है? हमारी तो संसद में सरकार झूठ बोलती है। हाँ। किसानों का बिल वापस लिया, 126 लाख करोड़ रुपए। हाँ। सरकार ने कहा है कि हमने किसानों को 1 साल में बांटे। इससे बड़ा झूठ दुनिया का कोई नहीं हो सकता। भारत सरकार का बजट जो था उस समय 30 लाख करोड़ का था, उसमें कह रहे हैं 126 लाख करोड़ 1 साल में हमने किसानों को बांट दिए प्रमाणिक तौर पर, और कोई उसके बारे में बात नहीं करता। अगर ट्विटर पे बात जाएगी तो ट्विटर उसको कहेगा ये भारत सरकार झूठ बोल रही है। तो भारत सरकार आज के समय में, मैं पहले भी कहता हूं आज भी कहता हूं, अब ये ट्विटर पे चलने वाली सरकार है। सरकार का नोटिफिकेशन गजट पे नहीं देखते आप। प्रधानमंत्री का एक बयान आएगा
पीआईबी सारी किस पे चल रही है? ट्विटर पे। पूरी लोकसभा और राज्यसभा किस पे चल रही है? ट्विटर पे। भारत सरकार की सारी जानकारी किस पे आती है? ट्विटर पे। तो ट्विटर पे अगर ट्विटर ये बताने लगा ये झूठ है और इसलिए झूठ है क्योंकि ये बात गलत है और ये आ जाएगी, तो लोगों का ट्विटर की वजह से भारत सरकार की पीआईबी पर, भारत सरकार की लोकसभा पर, देश की राज्यसभा पर, देश की सरकारों से पूरा भरोसा उठ जाएगा कि सुबह उठने से पहले और सोने तक ये जो है झूठी बोलते रहते हैं। लेकिन मैं जो दूसरे एंगल पे बात करना चाहता हूं, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उन्हें भी तो आजादी मिल जाएगी। मैं आपको क्या कह रहा हूं, हाँ। आप समझिए कि जब दुनिया में, जब पश्चिम में जब पुनर्जागरण हुआ, तो सबसे पहले आया कि भाई वॉल्टेयर ने सबसे पहले उसकी प्रत्यंचा या उसकी मशाल उठाई और वॉल्टेयर ने कहा कि विचारों को आप जो है मंडी में फेंक दो, उसके बाद लोग उस पर विचार करें। और यही बात सुकरात कहता था। यूनान में सुकरात क्या करता था? यूनान में सुकरात एक सवाल खड़ा करता था और लड़कों से ही सवाल करता था कि भाई तुम्हारी जवानी का उद्देश्य क्या है, तो वो उसका जवाब देता था, फिर सवाल से ही सवाल निकलता था। तो इस बात से वहां की जो शासन व्यवस्था इतनी नाराज हुई कि ये जो है हमारे स्थापित मानदंडों को तोड़ रहा है और इसके लिए उसको जहर का प्याला पीने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन आज जो है यूनान में किसी आदमी का नाम आप जानते हैं तो वो नाम है सुकरात का। इसी तरह वॉल्टेयर का नाम जानते हैं, बाकी वहां के राजा का लुई 14-15 की नहीं पहचानते। हाँ, आज भी लंदन में वो स्पीकर कॉर्नर है बाकायदा, हाइड पार्क में। हाइड पार्क में आप जाइए, भाषण दीजिए। हाँ। हिंदुस्तान में उसी तर्ज पे जो है ये बोट क्लब बना था। हाँ। बोट क्लब पे जाकर आप फ्री स्पीच दें, सरकार को बड़ा डर लगा, फिर वो धीरे धीरे खिसकते जंतर मंतर पहुंच गए और जंतर मंतर पे आज जो है चारों तरफ इतना बैरिकेडिंग है कि अगर मैं वहां भाषण देने खड़ा हूं ना तो मेरे साथ जो लोग 10-20 आए उनको तो इजाजत देंगे, किसी पब्लिक को नहीं घुसने देंगे। वहां सुनने वाला नहीं आएगा। मैं घुसने नहीं मैं वहां जाकर सुन नहीं सकता। तो उस तरह कर दिया कि किसी आदमी के लिए आप सेल बना दो जैसे जेल में होते हैं कि तू यहाँ भौंकता रहे अपने अकेले में, तेरी दीवारें सुनती रहेंगी। लेकिन मजे की बात है कि दीवारों के भी कान होते हैं, दीवार भी बाहर तक बात पहुंचाती है। बिल्कुल। और इसीलिए ट्विटर जो है, ट्विटर पे जो इसने पहला वक्तव्य दिया है एलन मस्क ने कि मैं जो है इसे फ्री स्पीच का जो है एक सेंटर बनाऊंगा, मंच बनाऊंगा, तो वो बनने के साथ साथ ही उसका ये कहना है कि जब भी कोई बात फ्री स्पीच होगी तो ट्विटर उसको बैन नहीं करेगा, उसमें अपनी तरह से एक चेतावनी दे देगा, बता देगा कि ये बात जो कह रहा है ये आदमी ये वास्तव में गलत है, झूठी है। तो एक साथ एक जो है मान लीजिए रेड साइन आ गया, साथ में आ जाएगा कि मोदी जी ने कहा हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो नीचे रेड लाइन आ जाएगी, ये आदमी झूठ बोल रहा है, इसे सावधानी से पढ़ें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब आप इस बात से मुतमईन हैं। मैं मुतमईन हूं कि जो पूरी दुनिया को बदलने का ठेका हर युग में कोई ना कोई लेता है। कभी आइंस्टाइन लेता है, कभी उससे पहले आप जाएंगे तो और कोई साइंटिस्ट लेता है। तो इस सदी में इस जो तीसरा हमारा दशक है, इसको बदलने का ठेका किसी ने ले रखा है। तो आज के समय में वो ठेका जो है एलन मस्क के पास है। अच्छा, इस एलन मस्क के पास जो ये ठेका है, अब क्या सरकारें इसको बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकेंगी? एक बात ये है कि मिसाल के तौर पर कोई इंसान सरकार के खिलाफ बोलता है और वो ट्विटर पर आता है, अब तक सरकार रोक देती थी, क्या उन सरकारों की बात नहीं सुनेगी? देखिए, अमेरिका की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, हाँ, आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के जो सीईओ जहां से जाते हैं, यहाँ उनको कोई नहीं पूछता बेचारों को। यहाँ वो आए तो अगर कोई अपना, जैसे आप मान लो जो आप खुद ही कह रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा तनख्वाह जिसको मिलती है, सत्या नडेला हो गया या दूसरे लोग, पिचाई है, सुंदर पिचाई हो गया, अगर वो यहाँ कोई काम कर रहे होते और थोड़े भी सफल हो जाते और उस पर जो है अडानी अंबानी की निगाह पहुंच जाती, तो उनको जो है आपकी जीएसटी वाले, आपकी ईडी वाले, आपके इनकम टैक्स वाले बर्बाद कर देते हैं। और सुंदर पिचाई को मैं सोचता कि अगर वो हिंदुस्तान में होता ना, तो वो जो है कहीं फाइल लेके जो है या तो ईडी के दफ्तर में जा रहा होता, या किसी वकील से डांट खा रहा होता, या किसी अदालत में चुपचाप खड़ा होता। मतलब वो अमेरिका एक ऐसी जगह है जो दुनिया की सब प्रतिभाओं का सम्मान करता है। हर प्रतिभाशाली आदमी को अगर तरक्की करनी है तो अमेरिका जाना ही पड़ता है। वहीं जाकर उसका जो है एक तरह से कहेंगे वहां की जलवायु या वहां की जो भूमि है या वहां का पानी है वो इतना उपजाऊ है कि वो हर एक की प्रतिभा को उभारता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम अलग से एक एपिसोड करेंगे किसी वक्त। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि सुंदर पिचाई जो अल्फाबेट के सीईओ हैं, उनकी 751 करोड़ सालाना सैलरी है। और इस वक्त जो ट्विटर के सीईओ हैं पराग अग्रवाल, उनकी सबसे कम 8 करोड़ रुपए सालाना सैलरी है।
प्लस उनको बोनस मिलता है। ये कौन कौन है भारत के लोग अलग अलग बड़ी कंपनियों में आईटी में जो सीईओ बने हैं, उस पर हम कभी कोई एक अलग एपिसोड आप इस बात से लगा लो जिसकी आप कह रहे हो भाई सबसे कम है पराग अग्रवाल की, 8 करोड़ मिलती है। भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख मिलती है, 60 लाख साल के मिलते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जैसे जो है वो 12 लोग जो है अपने यहाँ रख सकता है। बिल्कुल रख सकता है, तनख्वाह के हिसाब से बात करो। बिल्कुल बिल्कुल तनख्वाह, यानी कि सुविधाएं वगैरह जो है वो छोड़ दें। तो आप समझिए अमेरिका में जो वहाँ की जो टोटल जो कानून व्यवस्था है, टोटल जो सिस्टम है, वो हर तरह के नए प्रयोग की आजादी को बढ़ावा देता है, नंबर 1। नंबर 2, वो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और सबसे बड़े की बात यह है कि वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके शायद कभी कभी आपने फैसले सुने होंगे, कभी पता ही नहीं चलता सुप्रीम कोर्ट है भी वहाँ। लंदन में भी सुप्रीम कोर्ट है, नहीं पता चलता। हमारे यहाँ हर दूसरे दिन पता चलता है, पहले दिन पता चलता है, रोज पता चलता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, आज ये किया, नतीजा ये किया, और आज हाई कोर्ट ने ये किया, आज फलानी कोर्ट ने किया। एक पेज पूरा कोर्टों का होता है और नतीजा निकलता है कि देश जो है और ज्यादा गड्ढे में चला गया। मतलब काम कुछ नहीं, सिर्फ नाम ही नाम रोजाना रहता है, कोई बस जुबानी जुगलबंदी चलती रहती है। तू कौन मैं फलाना, तू कौन मैं ठिकाना। बस इसके बाद जो है पूरा पेज पढ़ लो। लोग जो है अखबार पढ़ के बर्बाद हो रहे हैं। एक मेरे पास एक क्लाइंट आया, बोला जी हमने पढ़ा था कि 50 साल कोई आदमी किसी जगह पे कब्जा कर ले तो उसकी हो जाती है। उस चक्कर में उस बेचारे ने जो है 60 लाख रुपए लगा दिए और 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। मैंने भाई तुम्हें ज्ञान किसने दिया? कहते जी अखबार में पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। तो आप समझिए देश में कानून की व्यवस्था खराब करने में इस देश की अदालतों का भी बड़ा हाथ है। इस देश की अदालतें जो है जो अक्सुलन जो हक के अकल के फैसले होने चाहिए वो शायद देती नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, अभी भी हमारे जो चीफ जस्टिस ने कहा कि 370 पे विचार कब करें? भाई विचार कब करें क्या मतलब है? 5 अगस्त 2019 को 370 हटा दी, पूरा कश्मीर जेल बना हुआ है, किसी को आजादी नहीं है बोलने की, खाने की। वहां की जनता जो है एक तरह से जेल में रह रही है। वही पूरे देश ने जो है कोरोना के काल में भोगा कि कैसे ऐसा होता है, और वो लोग भोग रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश कह रहे हैं अभी हम तय करेंगे हम इस पर कब विचार करें। अभी विचार भी शुरू नहीं किया है। यानी आप समझिए इससे ज्यादा रोने वाली कोई बात हो ही नहीं सकती। ये तो ऐसे ही है जैसे अंधों के आगे रो अपने नैना खो। देखिए दर्शकों को मैं बताऊं कि आप वकील हैं और राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जिसने नरसिम्हा राव को चैलेंज किया था। बहुत बड़ा नहीं, हमने जेल करवाई थी 3 साल की, जेल कराई थी नरसिम्हा राव को और बूटा सिंह। ये बहुत बड़ी बात है और ये मजबूती से कह रहे हैं कि अदालतें इस देश को तबाह करने का काम कर रही हैं, कारण बनी हुई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अपने दर्शकों को एक बात और बताऊं, जो आपने अखबार पढ़ने वाली बात बताई कि एक इंसान, ये वाकया भी हो सकता है, चुटकुला भी हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ सीखने को है। एक साहब अक्सर बहुत ही गमगीन रहते थे, चेहरा उतरा हुआ। एक दिन वो मुस्कुराते हुए नजर आए, तो उनके किसी दोस्त ने पूछा भाई आज क्या बात है, आज तो बिल्कुल तरोताजा फ्रेश नजर आ रहे हो। कहने लगे मैंने आज अखबार नहीं पढ़ा। तो आप देखिए रवीश कुमार कहता है टीवी मत देखो। हाँ, टीवी मत देखो। तो बहुत सारे लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया। तो देखिए जहां पत्रकारिता, जहां अदालतें वो काम करने लगे जो नहीं करनी चाहिए, जो देश को गड्ढे में गिराने वाला जो काम कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही अहम है। और लोग इस हद तक थक चुके हैं कि वो ना अखबार पढ़ना चाहते हैं ना टेलीविजन, इसीलिए वो सोशल मीडिया पे अपनी पसंद से कुछ चीजें देख लेते हैं। किस पत्रकार की खबर उन्हें सुननी है, किसकी नहीं सुननी है। आजकल लोगों के यहाँ टेलीविजन बरसों तक ऑन नहीं होते, ये है ही नहीं, उखड़वा दिए। मैं एक आईएएस ऑफिसर के घर गया तो 1 साल तक वो मेरे सामने अचानक उसकी पत्नी ने जो है कबाड़ी को बुलाया वो अखबार बेचने के लिए। तो जब अखबार वो लाया नौकर, तो सारे अखबारों पे रबर बैंड लगी हुई थी। एक भी अखबार खोला नहीं गया था। अच्छा। तो मैंने कहा आपने अखबार नहीं खोले? कहते क्या पढ़े? और मैंने कहा टीवी। तो टीवी उतरवा के, पहले एक जमाने में उनको बड़ा शौक था, तो उन्होंने एक ऑडिटोरियम टाइप जो होता था ना, एक स्टूडियो टाइप अपना रूम बनवा लिया, बड़ा स्क्रीन लगा लिया और बड़े बड़े भप्पू लगवा लिए, होम थिएटर। उसके बाद जो है हम गए, तो मैंने कहा होम थिएटर कहाँ गया? कहते कौन देखे बकवास, हमने तो उतरवा के रखवा दिया। तो आज के समय में लोगों पे संकट इतना ज्यादा है, लोगों पे दिमाग में प्रेशर इतना ज्यादा है चीजों का, कि उन्हें लगता है कि ये टीवी, ये अखबार, ये न्यूज चैनल, ये सब झूठ परोस रहे हैं। और इस झूठ को कितना आदमी हजम करेगा? किसी आदमी को रोज मुर्गा बकरा भी खिलाओगे तो वो भी एक दिन कहेगा भाई माफ करो, पेट खराब हो गया। हाँ बिल्कुल, वो तो सब्जी मांगेगा, वो भी सब्जी मांगेगा, कहेगा 2 दिन उपवास कर लूं। बिल्कुल ऐसा है। रविंद्र जी बताइए कि एलन मस्क की इससे पहले की क्या कहानी है, क्या कुछ है वो
देखिए, आपको याद होगा फरवरी में एक बयान आया था एलन मस्क का, जब उसको कहा गया कि तुम दुनिया के सबसे अमीर नागरिक हो। तो वो इतना चतुर आदमी है, उसने कहा मैं दुनिया का सबसे अमीर नागरिक नहीं हूँ। सबसे दुनिया का अमीर आदमी अगर कोई है तो पुतिन है। अच्छा। एक ही झटके में उसे, एक ही इशारे में बता दी कि पुतिन से महाभ्रष्ट आदमी पूरी दुनिया में कोई नहीं है। उसने इतनी अकूत दौलत इकट्ठी कर लिया है, जबकि ना उसकी फैक्ट्री चलती है, ना उसकी कोई कंपनी है, ना वो कोई व्यापार करता। वो तो रूस का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ही रहता है। तो उसे एक झटके में पुतिन को पूरी तरह से जनता के सामने नंगा कर दिया कि ये आदमी जो है सबसे अमीर आदमी बन गया है, इसने दौलत इकट्ठी कर ली है। तो एलन मस्क बहुत तेज दिमाग का आदमी। आप समझिए, पूरी दुनिया की जितनी सरकारें हैं, उन्होंने पिछले सालों में आज भी यानी 27 देशों की 72 कंपनियां जो है 3372 सैटेलाइट उड़ा रही हैं। 3372 सारी सरकारें मिलकर, और अकेले एलन मस्क ने 2000 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं। बताइए। और 2000 सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद वो कहता है कि अगले 3 साल में मैं 10,000 सैटेलाइट और लॉन्च करूंगा। तो क्या करेगा इतने सैटेलाइट? उसने कहा पूरी दुनिया में मैं सब लोगों को फ्री वाईफाई दूंगा, फ्री मोबाइल कनेक्टिविटी दूंगा, फ्री आपको जो है हर तरह की सुविधा दूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा। और भारत सरकार को भी उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान में फ्री वाईफाई, फ्री मोबाइल कनेक्शन देने के लिए तैयार हूं, लगातार जीवन भर ताउम्र। और उसके लिए जो हैंडसेट खरीदते हैं आप, वो भी मैं दूंगा फ्री। अच्छा। तो लेकिन इसमें देखिए, जो अब तक हमने सीखा है, ये जितने भी ऐप और ये सब जितने भी आते हैं, ये सब कहते फ्री हैं, लेकिन उसकी बहुत बड़ी कीमत कहीं और से ले ली जाती है, वसूलते हैं। लेकिन आम आदमी तो जैसे 5 किलो राशन के लिए लोग अपने 5 साल का कुर्बान करने को तैयार है। तो आप समझ रहे हो कि किसी को फ्री तो फ्री मोबाइल और फ्री वाईफाई मिल जाए जिंदगी भर के लिए, तो वो तो उसे हिंदुस्तान में कहा कि हिंदुस्तान को मैं हर आदमी को जो है फ्री मोबाइल दूंगा। यानी अब सैटेलाइट के जरिए आसमान से ही आपको अभी वाईफाई मिलेगा, ना कहीं तार की जरूरत होगी, ना तार ना कुछ, क्योंकि हर जगह सैटेलाइट है कनेक्ट। और उसकी जो स्पीड है, जो जियो की स्पीड है, उससे 1000 गुना ज्यादा है। बताइए आखिर वो क्या कुछ यहाँ से देगा और क्या कुछ लेके चला जाएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट। उसने जब ये प्रस्ताव दिया तो भारत सरकार ने उसके प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। अच्छा। वो ये कहते हैं कि नहीं साहब, पैसे, अरे अंबानी बर्बाद हो जाएगा। हाँ, ये बहुत ही अहम बात है। तो इसलिए आप समझिए, उसी ने जब यूक्रेन हारा था, यूक्रेन की जब पूरी के उसे सैटेलाइट सिस्टम को तबाह कर दिया था, मोबाइल सिस्टम को, तो उसने स्टारलिंक जो उसकी अपनी कंपनी है, उससे फ्री वहां पर मोबाइल टावर दी पूरे यूक्रेन में इस वक्त जंग के दौरान। और उसके बेस पर ही जो यूक्रेन की सेना है जो ड्रोन उड़ा रही है, वो उसके चैनलों की वजह से उड़ा रही है। जी। ये यानी पूरी लड़ाई, यानी अमेरिका, नाटो जितना नुकसान रूस का नहीं कर पाया, वो अकेले जो है एलन मस्क ने कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। एलन मस्क यानी यूक्रेन वाली जंग को भी अपने तरीके से चला रहा है। चला रहा नहीं, उसका एक इंटरेस्ट है, क्योंकि वो आज के समय में जो है अमेरिका का नागरिक नहीं है। वो अमेरिका का नागरिक नहीं है। अच्छा। वो बेल्जियम का नागरिक है। बेल्जियम एक छोटा सा देश है, जहाँ पर आप सुनते होगे बड़े जो है कांच के बर्तन बनते हैं, हीरों की सफाई होती है, और बड़ी जो नफीस किस्म की जो ज्वेलरी होती है वो बनती है। वो वहां का नागरिक है। वहां की सरकार उसकी मदद करती है, क्योंकि उसे पता है अमेरिका रहूंगा तो अमेरिका में भी मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई वहां की पुलिस या फेडरल FBI कर सकती है। तो इसलिए उसने कहा, और यूक्रेन में भी उसका इंटरेस्ट इसीलिए कि यूक्रेन जब आजाद रहेगा, एक छोटा भी देश रहे, बड़ा भी देश रहे, तब भी अगर एलन मस्क को वहां सहारा मिले, क्योंकि यूक्रेन की जो प्रतिभा है वो एलन मस्क के दिमाग वाली प्रतिभा है। दुनिया के सबसे अच्छे दांतों के डॉक्टर यूक्रेन से आते हैं। सबसे अच्छा आपका ऑपरेशन ENT का यूक्रेन में होता है। अच्छा। 4 करोड़ लोगों का देश है, लेकिन 5 लाख वहां पर डॉक्टर हर साल बनते हैं। हिंदुस्तान के भी 25,000 जाके वहां पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो एलन मस्क ने जो है, उसकी जो रणनीति है बेसिकली सारी सरकारों के खिलाफ है। और मैं एक समय में कह सकता हूं कि ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क ने जो जुआ खेला है, वो जुआ नहीं है दरअसल, वो उसे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बना देगा। जो सपना हिटलर ने देखा था, जो मुसोलिनी ने देखा था, जो स्टालिन ने देखा था, वो तो उन्होंने देखा था फौज के दम पे। इसने देखा है दिमाग के दम पर, IT के दम पर, और सैटेलाइट्स के दम पर काम। भाई अभी आपने देखा होगा चुनाव में जो है हमारे गडकरी जी जाकर कह रहे थे प्रयागराज में, इलाहाबाद में, कि हम जो है हवा में उड़ने वाली बसें चलाएंगे। तो ये आइडिया किसका था? एलन मस्क का ही था। एलन मस्क ने कहा कि मैं साइबर ट्रक बनाऊंगा, बुलेट प्रूफ साइबर ट्रक। साइबर ट्रक मतलब उतना बड़ा, और उसमें बुलेट या किसी चीज का मोनी होगा। तो बनाने का आइडिया है
एलन मस्क का, इस्तेमाल कौन करना चाहते हैं? नितिन गडकरी जी। और वही नितिन गडकरी कहते हैं तेरे को आने नहीं देंगे हिंदुस्तान में। जी ये मतलब तरक्की की बात भी करते हैं, तरक्की चाहते भी हैं, लेकिन तरक्की करने वाले को आने या उसको आसानी से काम करने के लिए जगह भी नहीं देना चाहते। और एलन मस्क अकेला आदमी है जो कहता है मैं हाइपरलूप बनाऊंगा ट्रेन। जी हाइपरलूप ट्रेन का मतलब हो गया यहाँ से अगर आपको न्यूयॉर्क जाना है, जिसे जाने में आपको अब 22 घंटे लगते हैं, तो आप 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। 1 घंटे में। तो वो कहाँ पे चलेगी? हाइपरलूप जो है ट्यूब में चलेगी। आप बैठेंगे और वो जो भी व्हीकल है जो आपको ले जाएगा वो आपको फिक्स करेगा और 1 घंटे में वहां छोड़ देगा। हाइपरलूप की व्यवस्था उसने कर ली है और 90% वो कामयाब है उसमें। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। अरे साहब, अभी तो हवाई जहाज से जब 9 घंटे में लंदन और 16 घंटे में न्यूयॉर्क पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद दुनिया बदल गई, लेकिन 1 घंटे में न्यूयॉर्क पहुंचने का अभी तक तो बहुत से मुल्क इतनी लंबी फ्लाइट भी एक साथ नहीं उड़ते हैं। एयरपोर्ट ही नहीं बनता है, एयरपोर्ट बनाने में 10 साल लगते हैं। वो कहता है मैं 3 महीने में कर दूंगा। जी ये बहुत। और उसे शहरों में कहा जैसे हम जैसे यहाँ से वहां मान लो आपके यहाँ आना है तो आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा भी लग जाता है, ट्रैफिक जाम है। वो कहता है फ्लाइंग एयर टैक्सी बनाऊंगा। और उसे बना ली है। फ्लाइंग एयर टैक्सी ये है कि आपको जहाँ जाना है और उसमें क्या है, वो रोबो टैक्सी है। रोबो मतलब उसमें रोबोट है, आदमी नहीं है, उसमें ड्राइवर नहीं है, ड्राइवरलेस है। आप बैठेंगे, उसको आप कमांड देंगे यहाँ जाना है भाई, हम कहें जैसे हमें जो है काजमी साहब के घर जाना है, वो काजमी साहब के घर छोड़ देंगे। जी। तो ये उस आदमी की, तो वो सड़क पर ही चलेगी, हवा में चलेगी। हवा में चलेगी। तो उसका एल्गोरिथम होता है। हर चीज को आप समझिए, दुनिया में जो डेवलपमेंट है वो 3 चीजों की है। एक तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस बात पे डिपेंड करती है? वो एल्गोरिथम पे करती है। अब एल्गोरिथम क्या होता है कि जैसे आप सोचो कि दिल्ली में 3 करोड़ लोग हैं, 3 करोड़ में मैं हूं। अब मुझे मान लो कहाँ जाना है, अगला मेरा जगह कहाँ है, ये मैं जो है मेरे दिमाग में है और मैं करूंगा। लेकिन मैं उसमें अपने दिमाग में एक छोटा सा नक्शा बना लेता हूँ, यहाँ से राइट में लूंगा, ऐसे लेफ्ट में लूंगा, तो जल्दी चला जाऊंगा। जो जीपीएस करता है, जीपीएस कैलकुलेट करता है, आपको बता देगा जी फलानी जगह जहाँ आपको जाना है आपको 40 मिनट लगेंगे। तो मैक्सिमम ये होता है या तो 42 लग जाएंगे अगर एक्सीडेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ तो, या आप जो है 38 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो ये एल्गोरिथम है। ऐसे ही जो है ट्विटर का एल्गोरिथम है, ऐसे फेसबुक का एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम ये तय करके बता देता है कि ये आदमी जो ये ट्वीट को पसंद कर रहा है, ये ट्वीट पढ़ रहा है, ये ट्वीट जैसे फ्रिज का एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहा है, जैसे आप एक बार पढ़ोगे तो फ्रिज के ही आपको एडवर्टाइजमेंट आने लगेंगे। जूते वाला देख लोगे गलती से, जूते के आने लगेंगे, आप भी दुखी हो जाओगे जूते कहाँ से आने लगे। तो अगर आपके अपने बच्चे, अपनी बीवी या अपने किसी आदमी की जांच करना चाहते हो कि साला करता है क्या खाली समय में, तो अगर आप उसकी एक बार जो है फेसबुक की वो देख लेंगे तो पता चल जाएगा ये पिछले 2 महीने से इस उलझन में लगा हुआ है कि मान लीजिए मान लो XXX की फिल्म देख रहा है या किसी लड़कियों की फिल्में देखता है, वो उसकी वो जो हिस्ट्री है ना वो 2 मिनट में बता जाएगी। तो एल्गोरिथम क्या तय करता है कि ये आदमी ऐसा सोचता है, ऐसी बातें करता है, ऐसे कमेंट करता है, तो वो ये भी बता देगा कि ये आने वाले समय में किस पार्टी को टिकट वो वोट देगा। और उसी एल्गोरिथम से इन्फ्लुएंस करने का इंतजाम भी किया जाता है। इन्फ्लुएंस करने के लिए वो वैसे बम्बार्डमेंट हो जाएगी वैसे एडवर्टाइजमेंट की कि मोदी जी बड़े अच्छे थे, मोदी जी ने मगरमच्छ पकड़ लिया था, मोदी जी जो है स्कूल में लड़कियों के पीछे स्टेपलर से वो लगा देते थे, स्टेपल कर देते थे, तो मोदी जी बड़े अच्छे आदमी, तो वो सारी बात बता देगा। अब मैं उसमें ढूंढने लगूं कि मोदी जी में बुराई क्या है, तब वो भी बता देगा। वही बता देगा कि ये आदमी जो है उस समय जब स्टेपल लगा रहा था तो स्टेपल तो बना ही नहीं था, तो ये आदमी झूठ बोल रहा है। तो तुरंत वहां पे एक लाइन आ जाएगी ये नीचे कि बाहर कहा जाएगा अंडरलाइन के, जागरूक हो जाओ, ये बेवकूफ बना रहा है। तो उससे क्या है कि एल्गोरिथम से आपको चीजों को ढूंढने में जो मेहनत दिमाग को करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। अब आने वाले समय में इसका नुकसान भी है। नुकसान भी है कि जैसे आप कैलकुलेटर को लगातार यूज करोगे तो आप जमा घटा गणना करना भूल जाओगे। हाँ बिल्कुल ये तो होगा, अकल काम करना बंद कर देगी। जैसे हम कोई टाइप करते हैं तो ये अपने को सजेशन दे देता है। मैंने वाट टाइप किया तो वाट की वो क्या क्या स्पेलिंग होगी, गलत सही सब दे देगा और आपको बता देगा सही वाली क्या। थोड़े दिन बाद क्या होगा कि आप जो है वाट पूरा टाइप करना ही भूल जाओगे। हाँ बिल्कुल है। तो ये एल्गोरिथम से क्या होगा कि आप जो है एज ए ह्यूमन बीइंग मजबूर हो जाएगा, मजबूर नहीं, आप उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे, विकलांग हो जाओगे। जैसे कि मैं आपको कुर्सी पे ही चलने लगूं कि भाई व्हील चेयर पे ही चलूंगा तो मेरी टांगे काम करना बंद कर देंगे। बिल्कुल। ये तो आदमी की जो उत्पत्ति का जो चार्ल्स डार्विन ने लिखा है कि जिस अंग की जरूरत नहीं होती वो जंग विलुप्त हो जाता है। तो ऐसी दिमाग की जरूरत नहीं होगी, दिमाग विलुप्त हो जाएगा। बिल्कुल। तो एक ऐसी दुनिया जो वो बनाने की बात करता है एलन मस्क, और वो कहता है कि मैं चांद पर एक पूरा वो बनाऊंगा। अभी उसने लोगों को स्पेस में भी ले गया, उनको घुमाया भी, 4-4 करोड़ रुपए लोगों ने फीस भी दी, किराया दिया 4 करोड़ रुपए, और स्पेस में रह के आए 10 दिन 15 दिन। और एलन मस्क वाज द फर्स्ट मैन
हाँ। जो कि स्पेस में रहा एज ए इंडिपेंडेंट सिटीजन, जी 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 जी। किसी सरकार ने उसे स्पॉन्सर नहीं किया। हाँ, right। तो वो जो है कहता है कि मैं चांद पर जो है शहर बसाऊंगा या स्पेस में बनाऊंगा। तो ये सारी सरकारें जो हैं, अगर एलन मस्क जैसा आदमी 20 साल भी काम करता रहा तो सारी सरकारें बर्बाद हो जाएंगी, इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। लोगों को लगेगा ये हजारों साल से जो लोगों को खून चूसने वाले लोग हैं ये हमें मूर्ख बना रहे थे, और इसलिए जो है सरकारों के लिए सबसे बड़ा संकट जो है एलन मस्क है। ये बहुत बड़ी बात कही। और रविंद्र जी, जिस तरह से आपने साइंटिफिक चीजें समझाई, एल्गोरिदम के बारे में बताया और वो क्या कुछ करने वाला है और वो सरकारों के खिलाफ है और सरकारें उससे परेशान हैं, हमारे यहाँ भारत में भी उसको नहीं आने दिया जा रहा है, ये सारी चीजें जो है वो एक तरह से सबूत के तौर पर भी आपने सामने रखी और ये बताया कि ये आम लोगों के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, क्या कुछ है जो एलन मस्क के दिमाग में चल रहा है, वो अपने तरीके से दुनिया को चलाना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने समय दिया और आपने बहुत ही बारीकी से जानकारियां दी, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।